आपका स्वागत है आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देश दुनिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट इस चैनल पर सबसे पहले आती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी मात्रा में अवैध सोना पकड़ा गया, 8 लोगों की हुई गिरफ्तारी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी। 7 सितंबर से देश भर में मेट्रो ट्रेनों के चलने की इजाज़त, जानिए किन्हें मिली हरी झंडी, किसके लिए अभी इंतजार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, आत्मनिर्भरता का लक्ष्य, किसानों को एक उत्पादक के साथ ही उद्यमी बनाने का भी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, राज्यों की जीएसटी कमी की भरपाई ऋण के मौद्रीकरण एनएसएस से हो सकती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, लव जिहाद के मामलों पर एक्शन में योगी सरकार, कहा लड़कियों को धोखे में रखकर शादी करने वालों को बख्शे नहीं। जानेंगे पूरा समाचार विस्तार से, बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। एसबीआई में बड़े बदलाव, नए चेयरमैन की होगी नियुक्ति। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पेट्रोल की कीमतों में नहीं हुआ कोई बदलाव, जाने आज का रेट। जानेंगे पूरा समाचार विस्तार से, बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहले बड़ी खबर की ओर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी मात्रा में अवैध सोना पकड़ा गया, 8 लोगों की हुई गिरफ्तारी। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने राजधानी के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भारी मात्रा में विदेश से तस्करी कर दिल्ली लाया गया सोना बरामद करने में सफलता पाई है। करोड़ों रुपए के इस अवैध सोने के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जानकारी के अनुसार DRI ने शनिवार को बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जांच के लिए 8 यात्रियों को रोका गया था। जांच में उनके सामान की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से विदेश से तस्करी कर लाए गए 504 सोने के बिस्किट बरामद किए गए हैं। इसके साथ उन 8 यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। DRI ने बताया कि इस संबंध में केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है। फिलहाल बरामद किए गए सोने के बाजार मूल्य का आकलन किया जा रहा है। के साथ अगली बड़ी खबर, अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी। 7 सितंबर से देश भर में मेट्रो ट्रेन के चलने की इजाज़त, जानिए किन्हें मिली हरी झंडी, किसके लिए अभी इंतजार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 से जुड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 30 सितंबर तक ये दिशा निर्देश प्रभावी होंगे। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि देश में मेट्रो सेवाओं को बहाल करने को हरी झंडी मिल चुकी है। 7 सितंबर से देश भर में मेट्रो ट्रेन चलने लगेगी। गाइडलाइन में कहा गया है कि 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीकों से मेट्रो ट्रेनों को चलने की इजाज़त दे दी गई है। गृह मंत्रालय और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय व रेल मंत्रालय के बीच चर्चा के बाद चरणबद्ध तरीके से मेट्रो सेवाएं बहाल होगी। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र 22 मार्च से ही मेट्रो सेवाएं बंद हैं। सामाजिक, शैक्षणिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और दूसरे कार्यक्रमों को 31 सितंबर से इजाज़त होगी। उनमें 100 से ज़्यादा लोग शामिल न हो। 31 सितंबर से ही ओपन एयर थिएटर को खोले जाने की इजाज़त रहेगी। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान अभी बंद रहेंगे। गाइडलाइन में कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के साथ गहन चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर तक के लिए बंद ही रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग को इजाज़त जारी रहेगी और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने अपने यहाँ स्कूलों में ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग और उससे जुड़े कामों के लिए 50% टीचर और नॉन स्टाफ को बुला सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य, किसानों को एक उत्पादक के साथ ही उद्यमी बनाने का भी। उत्तर प्रदेश में पिछड़ेपन का दंश झेल रहे बुंदेलखंड को केंद्र की नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार मुख्य धारा में लाने का प्रयास में है। इसी क्रम में शनिवार को PM मोदी
ने झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासन भवनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि कभी रानी लक्ष्मीबाई ने बुंदेलखंड की धरती पर गर्जना की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। आज एक नई गर्जना की आवश्यकता है, मेरी झांसी मेरा बुंदेलखंड। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए अब झांसी का यह कृषि विश्वविद्यालय पूरी ताकत लगा देगा, एक नया अध्याय लिखेगा। यह तो तय है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए कृषि की बहुत बड़ी भूमिका की है। उन्होंने कहा कि कृषि में स्टार्टअप के नए नए रास्ते खुल रहे हैं। अब तो बीज से लेकर बाजार भी तकनीक पर आधारित है। कृषि क्षेत्र में भी अब तकनीक के प्रयोग में फसल में इजाफा होने से किसान भी पहले से बेहतर स्थिति में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हमारी सरकार का प्रयास तो कृषि में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ किसानों के एक उत्पादक के साथ ही उद्यमी बनाने का भी है। जब किसान और खेती उद्योग के रूप में आगे बढ़ेगी तो बड़े स्तर पर गांव और गांव के पास ही रोजगार और स्वरोजगार के अवसर तैयार होने वाले हैं। जब हम कृषि और आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो यह सिर्फ खाद्यान्न तक ही सीमित नहीं, बल्कि ये गांव की पूरी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता की बात है। यह देश में खेती से पैदा होने वाले उत्पादों में वैल्यू एडिशन करके देश और दुनिया के बाजारों में पहुंचने का मिशन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि से जुड़ी शिक्षा को, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को स्कूल स्तर पर ले जाना भी आवश्यक है। हमारी सरकार का प्रयास है कि गांव के स्तर पर मिडिल स्कूल लेवल पर भी कृषि के विषय को लागू किया जाए। इससे दो लाभ होंगे। एक लाभ तो ये होगा कि गांव के बच्चों में खेती से जुड़ी एक स्वाभाविक समझ होती है, उसका विचार होगा। दूसरा लाभ यह होगा कि वो खेती और इससे जुड़ी तकनीकी व्यापार कारोबार के बारे में अपने परिवार को ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी हो, आधुनिक कृषि उपकरण हो, इसको देश की कृषि में अधिक से अधिक उपयोग में लाने के लिए आप जैसे युवा शोध करने वालों के साथ युवा वैज्ञानिकों को निरंतर काम करना होगा। सरकार आपको सभी सुविधा देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि 6 वर्ष पहले जहां देश में सिर्फ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय था, आज 3 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी देश में काम कर रही हैं। इसके अलावा 3 और राष्ट्रीय संस्थान IARA झारखंड, IARA असम तथा बिहार के मोतिहारी में महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग की स्थापना की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीती मई में देश के साथ बुंदेलखंड में टिड्डी दल का हमला हुआ था। देश के 10 से ज़्यादा राज्य इससे प्रभावित हुए थे। जिस तेज़ी से यह फैल रहा था उसमें पारंपरिक माध्यमों से इस पर काबू पाना मुश्किल था। इतने बड़े हमले को भारत ने वैज्ञानिक तरीके से संभाला है, यह बहुत बड़ा काम हुआ है। ऐसे काम पूर्व नियोजित नहीं होते हैं। इससे हमें आपदा से निपटने की अपनी क्षमता का भी पता चलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो गया या फिर डिफेंस कॉरिडोर, हजारों करोड़ रुपए के यह प्रोजेक्ट यहाँ रोजगार के हजारों अवसर बनाने का काम करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब वीरों को ये भूमि झांसी और उसके आसपास का यह क्षेत्र देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा सेंटर बनेगा। एक तरह से बुंदेलखंड में जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का मंत्र चारों दिशाओं में गूंजेगा। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ बुंदेलखंड के लोग भी डटे हुए हैं। सरकार ने भी प्रयास किया है कि लोगों को कम से कम दिक्कत हो, गरीब का चूल्हा जलता रहे। इसके लिए यूपी के करोड़ों गरीब और ग्रामीण परिवार को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। बुंदेलखंड की करीब 10 लाख गरीब बहनों को इस दौरान मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए हैं। लाखों बहनों को
जनधन खाते में हजारों करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 700 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च अब तक किया जा चुका है। इसके तहत लाखों कारोबारियों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। मुझे बताया गया है कि इस अभियान के तहत या बुंदेलखंड में भी सैकड़ों तालाबों को ठीक करने और नए तालाब बनाने का काम किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब यह तैयार हो जाएगी तो इससे बुंदेलखंड के लाखों परिवार को सीधा लाभ होगा। इतना ही नहीं, बुंदेलखंड में भूजल के स्तर को ऊपर उठाने के लिए अटल भूजल योजना पर भी काम चल रहा है। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार बुंदेलखंड की पुरातन पहचान को, इस धरती के गौरव को समृद्ध करने के लिए प्रसिद्ध है। नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास से तथा सांसद व विधायक गणों ने भी अपने अपने क्षेत्र से कार्यक्रमों में भागीदारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया। उन्होंने नई दिल्ली में पीएम आवास से ही बटन दबाकर झांसी को राष्ट्रीय महत्व की इस संस्था की सौगात दी। इस दौरान वर्चुअल सभा को पीएम मोदी के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम में देश भर के 50,000 लोग ऑनलाइन शामिल थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को लोकार्पण को लेकर कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन लंबे समय से प्रयास कर रहा था। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 15 फरवरी 2019 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी आए तब लोकार्पण की सूची में कृषि विश्वविद्यालय का नाम शामिल किया गया, लेकिन बिल्डिंग का कुछ काम अधूरा होने की वजह से नाम हटा दिया गया। इसके बाद 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झांसी आगमन का कार्यक्रम तय हुआ। वह पंचायती राज दिवस के भव्य आयोजन में शामिल होने आ रहे थे। इस दौरान भी पीएमओ ने कृषि विश्वविद्यालय के लोकार्पण पर सहमति जता दी। दिल्ली से एक टीम ने झांसी आकर कार्यक्रम स्थल का चयन तक कर लिया, लेकिन कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन की घोषणा हो गई और कार्यक्रम टल गया। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरविंद कुमार ने बताया कि वर्चुअल सभा भी होगी, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह संबोधित करेंगे। इस दौरान देश भर के आईसीआर के सभी 101 संस्थान, 75 कृषि विश्वविद्यालय, 721 कृषि विज्ञान केंद्र से लगभग 50,000 लोग कार्यक्रम में ऑनलाइन शामिल थे। झांसी में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने की प्रक्रिया भले ही वर्ष 2009 में शुरू हुई, लेकिन राजनीतिक गलियारों से जूझने के बाद 5 मई 2014 को गजट नोटिफिकेशन हो गया। इसके बाद जमीन को लेकर लंबा प्रयास किया गया। नवंबर 2017 में बिल्डिंग का निर्माण शुरू हुआ। अगली बड़ी खबर, राज्यों की जीएसटी कमी की भरपाई ऋण के मौद्रीकरण एनएसएसएफ से हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने राज्यों को केंद्र से माल व सेवा कर जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई के लिए 3 विकल्प सुझाए हैं। एसबीआई इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों के बॉन्ड पत्रों का मौद्रीकरण कर जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई की जा सकती है। दूसरा विकल्प है खर्च पूर्ति के लिए अधिक अग्रिम WMA उन्हें दिया जाए। तीसरा विकल्प राष्ट्रीय लघु बचत कोष NSSF का सहारा लिया जा सकता है। केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्य को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 2.35 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित
जीएसटी कमी की भरपाई के लिए राज्यों के 2 विकल्प दिए हैं। केंद्र ने राज्यों के समक्ष रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद इस विशेष खिड़की से उचित दर पर कर्ज उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा है। एसबीआई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि केंद्र ने हालांकि राज्यों को 2.35 लाख करोड़ रुपए तक का कर्ज लेने का विकल्प दिया है, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 293 3 राज्य सरकार के कर्ज लेने पर कुछ अंकुश लगता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली समाचार की ओर। लव जिहाद के मामले पर एक्शन में योगी सरकार, कहा लड़कियों को धोखे में रखकर शादी करने वालों को बख्शे नहीं। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के बढ़ते मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। सीएम योगी ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कार्य योजना बनाकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार ने पुलिस और गृह विभाग के अफसरों से कहा कि जहां भी लड़कियों को धोखा देकर शादी करने और उसके बाद उन्हें प्रताड़ित करने के मामले जानकारी में आए, उन पर पुलिस की ओर से फौरन कार्रवाई की जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके, इसके लिए कार्य योजना तैयार की जाए ताकि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। हाल ही में कानपुर में लव जिहाद के 5 मामले सामने आए थे, उन्हें लेकर वहां विरोध प्रदर्शन भी हुआ। कानपुर की एक पीड़िता का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था। वहीं लखीमपुर और मेरठ में 2 लड़कियों की हत्या भी हो गई। इन दोनों मामलों को भी लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है। मेरठ में इस हत्या के अलावा भी 5 मामले ऐसे आए जो लव जिहाद से जुड़े थे। सांप्रदायिक माहौल को बिगड़ने से रोकने के लिए महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने ऐसे मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए ताकि धर्म की आड़ में महिलाओं पर अत्याचार न हो। पुलिस और गृह विभाग के अफसरों से कहा गया कि जहां भी लड़कियों को धोखा देकर शादी करने और उसके बाद उन्हें प्रताड़ित करने के मामले जानकारी में आए, उन पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करे। सीएम योगी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने कहा कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। इस प्रकार मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को निर्देश दिया कि वे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक योजना तैयार करें। अधिकारियों से कहा गया है कि वे एक रणनीति तैयार करें और देखें कि कानून की आवश्यकता है या नहीं। अपर मुख्य सचिव गृह अविनाश कुमार अवस्थी ने कहा कि यह एक सामाजिक मुद्दा है, इसे रोकने के लिए सभी मामलों को गंभीरता से लेना होगा। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है और उन्हें कठोर होना होगा। अवस्थी ने कहा कि लव जिहाद से जुड़े मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई संभव है क्योंकि इसमें से बहुत से मामले अदालत में लंबित हैं। कहा कि इस मामले में आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए, यह पूछे जाने पर ही क्या नया कानून लाया जाएगा। अवस्थी ने कहा कि चूंकि मौजूदा कानून पर्याप्त तो होगा, लेकिन इसे ठीक से लागू करने के लिए ज़रूरत है। मुल्ला आतंकी जाहिल धोखेबाज कौम ही बढ़े लव जिहाद के पुख्ता सबूत हैं। इसी के साथ बढ़ते अगले समाचार की ओर। एसबीआई में बड़े बदलाव की तैयारी, नए चेयरमैन की होगी नियुक्ति। स्टेट बैंक यानी एसबीआई को जल्द ही नया चेयरमैन मिलने वाला है। वर्तमान में चेयरमैन रजनीश कुमार अक्टूबर में रिटायर होने वाला है। बैंकों के लिए चेयरमैन के नाम की सिफारिश करने वाले बैंक ब्यूरो बीबीबी ने एसबीआई के वरिष्ठ प्रबंध निदेशक दिनेश कुमार खारा बैंक को नया चेयरमैन बनाने की सिफारिश की है। सरकारी क्षेत्र में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रमुख सहित अन्य वरिष्ठ पदों पर नियुक्त करने वाले बैंक बोर्ड ब्यूरो के सदस्यों ने शुक्रवार को एसबीआई के 4 प्रबंधन निदेशकों का साक्षात्कार लिया था। इसके बाद ही यह सिफारिश की गई है। बीबीबी ने कहा कि दिनेश कुमार खारा के प्रदर्शन और कुल अनुभव के आधार पर ब्यूरो एसबीआई के चेयरमैन के रिक्त होने जा रहे पद के लिए उनके नाम की सिफारिश कर रही है। वहीं इसके अलावा श्रीनिवास सेठी को इस पद के लिए आरक्षित उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया गया है। बीबीबी की यह सिफारिश अब सरकार के पास जाएगी, जहां नियुक्ति पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति करेगी। ऐसी
परंपरा रही है कि एसबीआई के चेयरमैन की नियुक्ति उस समय कार्यरत प्रबंधन निर्देशकों में से होती है। जानकारी के लिए बता दें कि श्री खारा 2017 में भी चेयरमैन पद के दावेदार में से एक थे। खारा को अगस्त 2016 में 3 साल के लिए एसबीआई का प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया था। बाद में उनके प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर 2019 में उन्हें 2 साल का विस्तार मिला। एसबीआई प्रबंधन के निदेशक पर नियुक्ति से पहले खारा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ रहे हैं। खारा ने 1984 में एसबीआई के साथ परिवीक्षाधीन अधिकारी पीओ के रूप में करियर के रूप में अपनी शुरुआत की। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पेट्रोल की कीमतों में नहीं हुआ कोई बदलाव। शनिवार को पेट्रोल की कीमतों में तेजी पर ब्रेक लगा। आज पेट्रोल कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और दाम स्थिर रहे। दिल्ली में पेट्रोल का रेट 81.94 रुपये रहा और डीजल के रेट अभी भी स्थिर चल रहे हैं। वहीं डीजल का रेट स्थिर है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक 29 अगस्त 2020 को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नोएडा में डीजल और पेट्रोल के रेट इस प्रकार हैं। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के न्यूज़ को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।